डीफाई इकोसिस्टम में बदल रहा है। मैं जब सोर्सेस पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं, रातों रात तो कुछ नहीं होता। और स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस पूरी नई अर्थव्यवस्था का जो भार है वो मुख्य रूप से 2 तकनीकी स्तंभों पर टिका है, पाईडेक्स और पाई लॉन्च पैड। तो यही 2 पिलर्स हैं जो सब कुछ तय करने वाले हैं, है ना? हाँ, इन 2 प्लेटफॉर्म्स की सफलता या विफलता ही ये तय करेगी कि पाई की असली कीमत क्या होगी भविष्य में। ये महज कोई नया कोडिंग या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रयोग है जहां एक पूरी तरह से नई समानांतर अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा रही है। तो अगर हम इसे एक नई अर्थव्यवस्था मान लें तो जाहिर है कि इसके काम करने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पैसे का या वैल्यू का लेन देन हो सके। बिल्कुल, एक सिस्टम तो चाहिए। हाँ, क्योंकि पारंपरिक दुनिया में हमारे पास बैंक्स होते हैं या शेयर बाजार होते हैं, तो इस नई व्यवस्था में ये काम कैसे होगा? स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब है पाईडेक्स, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। सही। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा बैंक है जहाँ कोई मैनेजर नहीं है, कोई क्लर्क नहीं है या कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। वजीरेक्स या बाइनेंस जैसे किसी भी तीसरे पक्ष की अनुमति के बिना लेन देन सीधे हो रहा है। बिल्कुल सीधा व्यापार। पर मेरा एक सवाल है, हाँ, अगर बीच में कोई इंसान या संस्था है ही नहीं तो एक खरीदार और विक्रेता आपस में मिलते कैसे हैं? ये एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। देखो, पारंपरिक एक्सचेंजों में ना एक ऑर्डर बुक प्रणाली होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपए में कोई शेयर बेचना है तो सिस्टम को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होती है जो ठीक 100 रुपए में उसे खरीदना चाहता हो। हाँ, और अगर वो मैच नहीं हुआ तो बस ट्रेड अटका रहता है। लेकिन डैक्स इस पूरी प्रक्रिया को ही पलट देता है। यहाँ ऑर्डर बुक की जगह ऑटोमेटेड मार्केट मेकर या AMM का उपयोग होता है। अच्छा, AMM। हाँ, इसमें इंसान की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और लिक्विडिटी पूल्स ले लेते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो मूल रूप से कंप्यूटर कोड है, हाँ, जो शर्तों के पूरा होने पर खुद ब खुद काम करते हैं। Exactly. लेकिन ये लिक्विडिटी पूल क्या है? मतलब ये बिना ऑर्डर बुक के काम कैसे करता है? इसे ना एक बहुत बड़े डिजिटल तराजू या कहें कि सीसॉ की तरह समझना चाहिए। मान लीजिए एक पूल में पाई टोकन और कोई दूसरा टोकन जैसे USDT दोनों एकदम बराबर मात्रा में रखे गए हैं। ठीक है। और ये पूल पहले से ही यूजर्स द्वारा भरा जाता है। अब जब कोई व्यक्ति इस पूल से USDT निकालना चाहता है तो उसे बदले में पाई डालना होगा। तो जैसे ही वो पाई डालता है, पूल में पाई की मात्रा बढ़ जाती है और USDT कम हो जाता है। बिल्कुल। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक गणितीय फॉर्मूला होता है जो तुरंत इस बदलाव को भांप लेता है और बचे हुए USDT की कीमत बढ़ा देता है। क्योंकि अब वो रेयर हो गया है ना? एकदम सही, क्योंकि वो दुर्लभ हो गया है। मतलब किसी इंसान के बेचने का इंतजार करने के बजाय व्यक्ति सीधे इस गणितीय पूल के साथ लेन देन कर रहा है और पूल में जिस टोकन की कमी होगी उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौती भी सामने आती है जिसका जिक्र स्रोतों में काफी बार किया गया है, स्लिपेज। हाँ, स्लिपेज मैंने भी देखा है, स्रोतों में शब्द कई बार आया है। ये ठीक है क्या? तो उसी तराजू वाले उदाहरण पे वापस चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक पूल से बहुत बड़ी मात्रा में टोकन निकाल ले तो वो तराजू बहुत तेजी से एक तरफ झुक जाएगा। अच्छा। इसका नतीजा ये होता है कि जब लेन देन शुरू हुआ था तब स्क्रीन पर जो कीमत दिख रही थी और जब लेन देन असल में पूरा हुआ तब तक कीमत काफी बदल चुकी होती है। ओह, तो वो जो डिफरेंस है दोनों कीमतों के बीच का, हाँ, उम्मीद की गई कीमत और असल में मिली कीमत के बीच के इसी अंतर को स्लिपेज कहते हैं। छोटे पूल्स में स्लिपेज बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए डेक्स को सफल होने के लिए ना बहुत बड़े लिक्विडिटी पूल्स की जरूरत होती है। ये पूरी व्यवस्था सुनने में बहुत ही एडवांस लगती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा डर भी छिपा है। कैसा डर? शिकायत कर सके तो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तो सीधा उपयोगकर्ता के कंधों पर आ जाती है। स्रोतों में वो एक शब्द था ना, सेल्फ कस्टडी। हाँ, सेल्फ कस्टडी। उस पर जो इतना जोर दिया गया है वो शायद इसी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, और ये वित्तीय स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कीमत है। सेल्फ कस्टडी का सीधा सा मतलब है कि संपत्ति पर नियंत्रण पूरी तरह से यूजर का अपना है। कोई भी सरकार या बैंक किसी का भी अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता, जो कि अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तिजोरी की चाबी सिर्फ एक 24 शब्दों का पास फ्रेज होता है। यदि वो पास फ्रेज खो गया या किसी ने उसे चुरा लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस संपत्ति को वापस नहीं ला सकती। बाप रे, मतलब ये एक ऐसा डिजिटल संसार है जहां हर व्यक्ति अपना खुद का बैंक है और उसे अपने बैंक की सुरक्षा खुद ही करनी है,
कोई और नहीं आएगा बचाने। बिल्कुल 100% जिम्मेदारी अपनी है। तो डैक्स के जरिए हमारे पास लेन देन करने के लिए एक अस्वचालित और गणितीय बैंक तो आ गया, लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ पुरानी चीजों की अदला बदली से तो नहीं बढ़ती है ना। उसे नए निवेश और नए व्यापार की भी जरूरत होती है। हाँ, ग्रोथ के लिए वो जरूरी है। तो यहीं से इस पूरी चर्चा का रुख मुड़ता है पाई लॉन्च पैड की तरफ। अगर डैक्स एक बैंक है तो इस लॉन्च पैड को एक वॉल्ड गार्डन के अंदर बसा हुआ सिलिकॉन वैली कहा जा सकता है, जहां नए डेवलपर्स, Web3 एप्स और स्टार्टअप्स पनपते हैं। ये सिलिकॉन वैली वाली तुलना बहुत ही सटीक है। बाहरी दुनिया में अगर हम देखें, किसी डेवलपर को कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो उसे वेंचर कैपिटलिस्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल काम है वो। हाँ, फंडिंग जुटाना आसान नहीं है। लेकिन पाई लॉन्च पैड एक ऐसा मंच है जहां डेवलपर्स अपने आइडिया सीधे नेटवर्क के सदस्यों, जिन्हें पायनियर्स कहा जाता है, उनके सामने पेश करते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। दुनिया भर में रोज हजारों नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बनते हैं और कुछ ही दिनों में गायब भी हो जाते हैं। हाँ, स्कैम्स तो बहुत होते हैं। तो कोई भी पायनियर अपनी कीमती पाई टोकन को इन अनजान नए प्रोजेक्ट्स में क्यों लगाएगा? मतलब इसमें उनका क्या फायदा है? वे भरोसा क्यों करें? इस सवाल का जवाब स्टेकिंग के तंत्र में छिपा है। लॉन्च पैड सिर्फ कोई क्राउड फंडिंग साइट नहीं है। यहाँ पायनियर्स अपने पाई को स्टेक करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक निश्चित समय के लिए अपने पाई को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक कर देते हैं। अच्छा, तो वो खर्च नहीं कर रहे हैं, बस लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके बदले उन्हें उस नए प्रोजेक्ट के शुरुआती टोकन मिलते हैं। इससे डेवलपर्स को अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुरंत लिक्विडिटी मिल जाती है और पायनियर्स को शुरुआती निवेशक बनने का लाभ मिलता है, बिना अपना पाए हमेशा के लिए गंवाएं। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो वैल्यू है वो नेटवर्क से बाहर नहीं जा रही। हाँ, वैल्यू उसी इकोसिस्टम के अंदर घूमती और बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हमारे पास व्यापार करने के लिए डेक्स है और नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए लॉन्च पैड है, लेकिन इन दोनों इंजनों के चलने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज चाहिए, एक स्थिर और मजबूत बेस वैल्यू। बिल्कुल, मूल्य तो निर्धारित करना होगा। और यहीं पर स्रोतों में एक ऐसा विषय सामने आता है जिस पर पहली नजर में विश्वास करना एकदम नामुमकिन सा लगता है। ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू या GCV। स्रोतों के अनुसार समुदाय द्वारा पाई का जो मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है वो है $3,14,159 प्रति पाई। हाँ, ये नंबर काफी चर्चा में रहता है। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा और एक अर्थशास्त्र के नजरिए से इस पर सवाल उठाना होगा। एक पाई की कीमत $3,14,000 से ज्यादा, मतलब गणित के हिसाब से देखें तो अगर करोड़ों उपयोगकर्ताओं के पास हजारों पाई मौजूद है और हम इस कीमत से उसे गुणा करें तो ये तो पूरी दुनिया की कुल GDP से भी कई गुना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, नंबर्स तो बहुत बड़े हो जाते हैं। पारंपरिक अर्थशास्त्र के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा ख्याली पुलाव लगता है। स्रोतों में इस इतने बड़े आंकड़े को आखिर कैसे सही ठहराया गया है? मैं समझ सकता हूँ, ये संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है और बाहरी दुनिया से इस आंकड़े को देखने पर यह सच में हास्यास्पद ही लगता है। लेकिन स्रोत इसका बचाव एक बहुत ही अलग आर्थिक सिद्धांत के जरिए करते हैं। उनका तर्क फिएट करेंसी यानी डॉलर या रुपए में कैश आउट करने पर आधारित नहीं है। मतलब लोग इसे डॉलर में नहीं बदलेंगे? देखो, अगर हर कोई अपना पाई लेकर उसे डॉलर में बदलने जाएगा तो जाहिर है कि सिस्टम तुरंत ढह जाएगा। इसके बजाय GCV का जो विजन है वो एक क्लोज लूप इकोनॉमी या कहें कि बंद अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति पर टिका है। क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर? हाँ, स्रोतों के अनुसार ये कीमत एक यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह काम करेगी। मतलब ये डॉलर में बदलने की होड़ नहीं है, बल्कि उस इकोसिस्टम के अंदर सामान खरीदने की ताकत की बात है। बिल्कुल सही। कल्पना कीजिए कि लॉन्च पैड पर एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आता है। अगर वो प्लेटफॉर्म समुदाय से ये स्वीकार कर लेता है कि वो $3,14,000 को एक पाई के बराबर मानेगा तो चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। तो इसका मतलब तब एक कार खरीदने के लिए शायद 0.0001 पाई की ही जरूरत होगी। हाँ, जब तक उपयोगकर्ता उस नेटवर्क के अंदर ही सामान और सेवाओं की खरीदारी कर रहे हैं तब तक बाहरी फिएट बाजार का मार्केट कैप मायने ही नहीं रखता। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इसका मतलब है कि अगर डैक्स के लिक्विडिटी पूल्स में भी समुदाय GCV के आधार पर ही अपने टोकन लॉक करें तो ये एक तरह की सुरक्षा दीवार खड़ी कर देगा। और यही तो इसकी रणनीति का मुख्य हिस्सा है।
अक्सर देखा गया है कि जो पारंपरिक क्रिप्टो बाजार होते हैं ना, उनमें वेल्स यानी वे लोग जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में टोकन होते हैं, वो बाजार में हेर फेर या मैनिपुलेशन करते हैं। हाँ, वो अचानक से बहुत सारे टोकन बेचकर कीमत गिरा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन पाइन नेटवर्क में अगर अधिकांश लिक्विडिटी डैक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जीसीवी मूल्य पर लॉक कर दी जाती है, तो बाहरी एक्सचेंजों के लिए कीमत को मनमाने ढंग से गिराना गणितीय रूप से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिक्विडिटी पूल्स की ये जो दीवार है वो बाहरी मैनिपुलेशन के खिलाफ एक ढाल का काम करेगी। एकदम सही। लेकिन देखिए, सिद्धांत और व्यवहार में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था, स्वचालित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एक नई क्रय शक्ति, इन सबको सिर्फ कागज से उतारकर असल दुनिया में लागू करना एक बेहद जोखिम भरा काम है। एक छोटी सी कोडिंग गलती या कोई बग और ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। और यही कारण है कि स्रोत वर्तमान में चल रहे टेस्टनेट चरण को इतनी अहमियत दे रहे हैं। टेस्टनेट मतलब टेस्टिंग फेज है ना? हाँ, कोई भी इंजीनियर एक नए हवाई जहाज को सीधे यात्रियों के साथ तो नहीं उड़ाता ना। पहले उसका सिमुलेशन और टेस्ट होता है। तो टेस्ट नेट असल में मेन नेट, जहां असली पाई का लेन देन होगा, उसके लॉन्च से पहले अभ्यास और सुरक्षा का सबसे बड़ा अखाड़ा है। तो इस अखाड़े में वर्तमान में क्या क्या परखा जा रहा है? स्रोतों के अनुसार यहाँ कई स्तरों पर काम हो रहा है। सबसे पहला और बुनियादी काम तो है बिना जोखिम के सिस्टम को जांचना। टेस्ट नेट में टेस्ट पाई का इस्तेमाल होता है, जिसका बाहरी दुनिया में कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अच्छा, मतलब फेक मनी से प्रैक्टिस। हाँ, इसका मतलब है कि अगर कोई नया उपयोगकर्ता डैक्स पर स्वैपिंग करते समय स्लिपेज का शिकार हो जाता है या अपना वॉलेट कनेक्ट करते समय कोई गलती कर देता है, तो उसकी असली संपत्ति सुरक्षित रहती है। ये तो यूजर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा परीक्षण है नेटवर्क की क्षमता, या जिसे हम स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग? हाँ, जब दुनिया भर से लाखों लोग एक ही सेकंड में डैक्स पर ट्रेड करेंगे या लॉन्च पैड पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो सर्वर पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा। तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। वही तो, ये सुनिश्चित करना कि ऐसे दबाव में नेटवर्क क्रैश ना हो, अभी डेवलपर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यहाँ एक और तकनीकी शब्द सामने आता है जिसे समझे बिना ये ढांचा अधूरा सा लगता है, गैस फीस। स्रोतों में बताया गया है कि टेस्टनेट का डेटा इस गैस फीस को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो एक आम इंसान के लिए ये गैस फीस असल में क्या होती है? इसे ना एक डिजिटल हाईवे के टोल टैक्स की तरह समझा जा सकता है। देखिए, ब्लॉकचेन नेटवर्क मुफ्त में हवा से तो नहीं चलता। हाँ, सर्वर्स और कंप्यूटर्स लगते हैं। बिल्कुल। हर एक लेन देन को मान्य करने और सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर पावर की जरूरत होती है। इस नेटवर्क को चालू रखने वालों को जो छोटा सा पारिश्रमिक दिया जाता है, उसे ही हम गैस फीस कहते हैं। तो अगर ये गैस फीस या टोल टैक्स बहुत ज्यादा होगा, तो छोटे लेन देन करने वाले लोग तो नेटवर्क का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। सही कहा। और अगर ये बहुत कम होगा, तो स्पैमर्स लाखों फर्जी लेन देन करके पूरे नेटवर्क को जैम कर देंगे। बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाँ, टेस्टनेट का सारा डेटा नेटवर्क के डेवलपर्स को वो सटीक स्वीट स्पॉट खोजने में मदद कर रहा है, जहां फीस किफायती भी हो और नेटवर्क सुरक्षित भी रहे। तो इन सभी तकनीकी गहराइयों को अगर हम देखें, डैक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्च पैड की स्टेकिंग, जीसीवी का अर्थशास्त्र और टेस्टनेट की स्ट्रेस टेस्टिंग, इन सब को एक साथ मिलाकर देखने पर पूरी तस्वीर काफी साफ होती है। बिल्कुल। लेकिन एक आम पायनियर के लिए, जो शायद पिछले कई सालों से बस एक ऐप में माइनिंग कर रहा है, इस नई दुनिया के क्या व्यावहारिक मायने हैं? उन्हें क्या फायदा होगा? स्रोतों के आधार पर अगर हम देखें, तो ये नई व्यवस्था मुख्य रूप से 4 बड़े बदलाव ला रही है आम यूजर्स के लिए। अच्छा, कौन से 4 बदलाव? पहला है डायरेक्ट ट्रेडिंग, मतलब बिचौलियों को हमेशा के लिए हटा देना। किसी बैंक या बाहरी एक्सचेंज की मंजूरी के बिना अपनी वैल्यू का सीधा लेन देन करना। हाँ, वो तो हमने डैक्स वाले हिस्से में समझा। और दूसरा है पैसिव इनकम की संभावना। पैसिव इनकम कैसे? केवल संपत्ति को वॉलेट में रखने के बजाय उसे लिक्विडिटी पूल में डालकर एक हिस्सेदार बनना, और जब भी कोई स्वैप हो तो उसकी ट्रेडिंग फीस का एक छोटा सा हिस्सा मुनाफे के रूप में कमाना। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और तीसरा बड़ा फायदा मुझे लगता है अर्ली एक्सेस है, क्योंकि पारंपरिक शेयर बाजार में जब तक कोई कंपनी आम जनता के निवेश के लिए आती है ना, तब तक बड़े निवेशक सारा मुनाफा कमा चुके होते हैं। बिल्कुल।
आम जनता के हाथ कुछ खास नहीं लगता। हाँ, तो लॉन्च पैड के जरिए आम लोगों को वेब3 के भविष्य के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले निवेश करने का मौका मिलेगा। ये एकदम सही। और चौथा जो इन सब में मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है वित्तीय संप्रभुता, यानी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। जब किसी संपत्ति का पूरा नियंत्रण, उसे इस्तेमाल करने के नियम और उसकी क्रय शक्ति एक समुदाय के हाथ में आ जाती है, तो वह पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की मोहताजी से पूरी तरह आजाद हो जाता है। लेकिन देखिए, ये आजादी केवल इंतजार करने से तो नहीं मिलेगी। मैंने देखा स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उपयोगकर्ताओं के लिए भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसे बस अलमारी में संभाल कर रखना है। बिल्कुल नहीं, इसके लिए सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। हाँ, स्रोतों में जो एक्शन प्लान दिया है उसके हिसाब से सबसे पहली रणनीति है अभ्यास। टेस्ट नेट सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है। सही बात है। हर पायनियर को पाए ब्राउजर का उपयोग करके रोजाना कम से कम एक टेस्ट स्वैप करना चाहिए ताकि उन्हें आदत पड़े। आदत डालना बहुत जरूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। बिना समझे लिक्विडिटी पूल्स में उतरना खतरनाक हो सकता है। स्लिपेज कैसे काम करता है, इम्परमानेंट लॉस क्या होता है, इन तंत्रों को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चेतावनी, जिसे हम कितनी बार भी दोहराएं, कम ही है। पास फ्रेज ही सब कुछ है। हाँ, वो 24 शब्दों वाली चाबी। बिल्कुल, किसी भी बाहरी लिंक या शॉर्टकट के चक्कर में अपनी वो डिजिटल चाबी कभी भी किसी के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि पायडेक्स और लॉन्च पैड महज कोई नए फीचर या छोटे अपडेट्स नहीं है। नहीं, ये वे दो विशाल इंजन हैं जिन्हें एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए डिजाइन किया गया है। और वर्तमान में चल रहा टेस्टनेट वह भट्टी है जहां इन इंजनों को तपकर मजबूत किया जा रहा है। आज की ये चर्चा ये तो स्पष्ट कर ही देती है कि हम सिर्फ एक डिजिटल टोकन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पैसे के लेन देन के भविष्य को अपने सामने आकार लेते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। तो इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए स्रोतों से परे एक गहरा विचारणीय प्रश्न सामने आता है। जब कोई डिजिटल मुद्रा अपारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की सीमाओं को पूरी तरह से लांघ कर अपना खुद का एक स्वतंत्र इकोसिस्टम बना लेती है, तो क्या ये केवल एक नया व्यापारिक बाजार स्थापित करती है, या फिर ये वैश्विक शक्ति और अर्थशास्त्र के उन पुराने नियमों को ही हमेशा के लिए बदल कर रख देगी, जहां नियंत्रण केवल कुछ गिने चुने संस्थानों के हाथ में होता था? क्या भविष्य की दुनिया एक ऐसे आर्थिक मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है जिसका नियंत्रण पूरी तरह से आम इंसान के हाथों में हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए।